नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की हम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अभी भी पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में प्रदेश में कई पर्व आयोजित किए जाएंगे। त्योहारों को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कराना जरूरी है। त्योहारी सीजन के कारण बाजारों में रौनक है और लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके कारण शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावधान किया है कि ऐसी भीड़ में कोई कोरोना कैरियर ना बन जाए। इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निगरानी और विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया है। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर संतुष्टि जाहिर की है और आगे भी इसी गति से काम किए जाने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अभी भी पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना आवश्यक है। आने वाले दिनों में लगातार कई त्योहार आने वाले हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोरोना के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि बाजारों में सुनिश्चित हो कि दुकानदार और ग्राहक दोनों मास्क जरूर पहने और दुकान में सैनिटाइजर भी उपलब्ध रहे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लोगों को झटका देने की तैयारी कर रहा है। पावर कॉर्पोरेशन स्लैब में बदलाव कर रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो कम खपत वाले 80% घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो जाएगी, जबकि ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन महंगाई की मार झेल रही जनता को बिजली का झटका देने की तैयारी में है। इससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि इस बार पावर कॉर्पोरेशन सीधे बिजली की दरें ना बढ़ाकर स्लैब में बदलाव कर रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कॉर्पोरेशन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। अगर ये प्रस्ताव राज्य में लागू हो जाता है तो कम खपत वाले 80% घरेलू उत्पादों की बिजली महंगी हो जाएगी, जबकि ज्यादा खपत वाले उपभोक्ता को कुछ राहत मिल सकती है। खबरों के मुताबिक बिजली दर क्या होगी ये तय करने के लिए 6 नवंबर को नियामक आयोग ने राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बिजली की दर, एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद नए स्लैब का ऐलान हो सकता है और बिजली की बढ़ी दरें अगले महीने से लागू भी हो सकती हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने शहरी, घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ताओं की स्लैब 4 से घटाकर 3 करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें पहला स्लैब 0 से 150 यूनिट की जगह 0 से 100 यूनिट करने का कहा गया है। वहीं दूसरा स्लैब 151 से 300 की जगह 101 से 300 और तीसरा स्लैब 300 यूनिट के ऊपर का होगा। इसे मंजूरी मिलने पर 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। प्रदेश में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा है जो 500 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं। कुशीनगर जिले में चल रहे अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट के कारण लगी आग को बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। उधर अवैध पटाखा फैक्ट्री के मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस पर गाज गिरी। एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। कसिया के क्षेत्राधिकारी को घटना की जांच सौंपी गई है। कप्तानगंज कस्बे के वार्ड नंबर 11 आर्यनगर में चल रहे अवैध पटाखा फैक्ट्री ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। थाने से महज कुछ ही दूरी पर अवैध रूप से संचालित पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई। आग की वजह से फैक्ट्री के एक हिस्से में रह रहे परिवार के कई लोग फंस गए, जिसमें से 3 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि बाकी सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 की हालत गंभीर होते देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लोग पटाखा बना रहे हैं या स्टार्ट किए हुए हैं। अब दुर्भाग्यवश कहीं कुछ हो गया तो भाई कस्बा दोषी है। उसे नियमता लाइसेंस इन लोगों का कस्बे के अंदर नहीं है, किसी का, सब कस्बे के बाहर लाइसेंस है। अभी पटाखे तो कस्बे में ट्रकों का ट्रक मिल जाएगा। अब प्रशासन जांच करे अब कैसे बन रहा है, कैसे धंधा फल फूल रहा है, कि प्रशासन की जांच का विषय है। हमारे पास 15 केस आए हैं, जिसमें से 3 मृतक हैं और 12 जो है रिफर किए, जिसमें से 3 गंभीर रूप से घायल हैं।
जो अभी तक प्रशासन से जानकारी मिली है कि इसके पास लाइसेंस नहीं है पटाखे रखने का, भंडारण करने का। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ ये जो भी चीज़ें हैं वो जांच के बाद जो भी कर्मचारी अधिकारी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घर में पटाखे बनाने का काम होता था, लिहाजा आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलने के बाद भी दमकल की गाड़ी काफी देर बाद पहुंची। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में काफी सहयोग किया। थाने के बगल में जिस तरह से नियमों को दरकिनार कर अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उससे पुलिस प्रशासन की लापरवाही उजागर होती है। त्योहारी मौसम में सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने आम लोगों की जेब ढीली कर दी है। आलू, प्याज और टमाटर लोगों की थाली से गायब होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने आलू, प्याज और टमाटर के दामों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार इन तीनों सब्जियों को पराग डेयरी के सभी बूथों, मंडी समिति और कर्मचारी कल्याण निगम पर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएगी। त्योहारी सीजन में लगातार महंगी होती सब्जियों ने आम लोगों की जेबें ढीली कर दी हैं, तो सरकार पर भी कीमतों को कंट्रोल करने का दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने सस्ते रेट पर लोगों को आलू, प्याज और टमाटर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पराग डेयरी, मंडी समिति और कर्मचारी कल्याण निगमों के माध्यम से इनकी बिक्री की जाएगी। बिक्री की इस व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सरकार की तरफ से इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि आलू, प्याज और टमाटर के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए यूपी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, यूपी राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ, दुग्ध विकास विभाग और राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के आउटलेट के माध्यम से बाजार भाव को स्थिर किया जाएगा। साथ ही आम लोगों को उचित मूल्य पर आलू, प्याज और टमाटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले राजधानी लखनऊ में मोबाइल वैन के जरिए भी सस्ती दरों पर आलू, प्याज की बिक्री की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आलू, प्याज और टमाटरों की कीमत पर अब प्रदेश सरकार लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रदेश सरकार अब प्रदेश भर में पराग बूथ पर आलू, प्याज और टमाटर बेचेगी। आपको बता दूं कि इन तीनों सब्जियों के जो बूथ रहेंगे वो पराग बूथ पर बिकेंगे। इसके साथ ही साथ मंडी समिति के कर्मचारी और कल्याण निगम पर उचित मूल्य उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ इसके पूरी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। उद्यान निर्देशालय में इसका कंट्रोल रूम होगा, जहां से पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी कि लोगों को कम दाम में, कम रेट में आलू, प्याज और टमाटर मुहैया हो रहे हैं कि नहीं। अभी तक सरकार जो है वो इन सभी चीज़ों के रेट पर लगाम लगाने के लिए वैन भी चला रही है, जिसमें 35 रुपये किलो आलू और 55 रुपये किलो प्याज बेचने का काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से प्रयाग बूथ पर इन सभी चीज़ों को बेचा जाएगा तो क्या लोगों को कम दाम में आलू, प्याज और टमाटर उपलब्ध हो पाते हैं या नहीं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश के कारण प्याज की फसल खराब होने से इसके भाव में बढ़ोतरी हुई है। यूपी सरकार का मिशन शक्ति अभियान अपने दूसरे चरण में एक नए फ्लेवर में नजर आएगा। बाल दिवस से शुरू हो रहे दूसरे चरण में महिला अधिकारों के साथ बाल अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या, यौन अपराधों की रोकथाम के अलावा महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस अभियान को फेल बताया है और सवाल उठाए हैं। महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण पूरे प्रदेश में 14 नवंबर से 21 अप्रैल तक चलेगा। इस बार बालिकाओं और महिलाओं के साथ कन्या भ्रूण हत्या और बाल अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान के साथ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। 75 जिले, 822 ब्लॉक, 59,163 ग्राम सभा और 18,09,000 से भी अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बाल और महिला अपराधों को रोकने के लिए 180 दिन तक विशेष अभियान चलेगा। बाकायदा सभी कार्यक्रम थीम के आधार पर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की जिम्मेदारी महिला कल्याण और बाल विकास, पुष्टाहार समेत अन्य विभाग को दी गई है। हर विभाग को अपने निर्धारित दिवस पर थीम के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करना है। हालांकि विपक्ष ने मिशन शक्ति की सफलता पर संदेह जताया है। विपक्ष का कहना है कि 10 दिन का रिपोर्ट कार्ड बताता है प्रदेश के 22 जिले ऐसे हैं जहां मिशन शक्ति को लेकर अफसरों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही कोई कार्रवाई की। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का मिशन शक्ति फेल हुआ है 22 जिलों में, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी महिला सुरक्षा दे पाने में नाकाम है। लगातार महिलाओं पे घटनाएं बढ़ती हुई जा रही हैं, घरेलू हिंसा हो या लगातार महिलाओं व बच्चियों का बलात्कार हो, आए दिन घटनाएं निरंतर महिला अपराध की बढ़ती जा रही हैं। और जहां तक दूसरे चरण की बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप महिला अपराध रोकने में नाकाम हैं और
लगातार जो अपराध है वो चरम सीमा पे पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ जी, आपके पास 1 साल बचा है और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार सरकार बदलने का काम करेगी। हालांकि विपक्ष के आरोप के उलट एक सच्चाई ये भी है कि मिशन शक्ति के तहत बीते 10 दिनों में 11 मामलों में 18 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 42 मामलों के 86 आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ। 600 आरोपियों की जमानत खारिज कराकर उन्हें जेल भेजा गया। इसके अलावा भी तमाम मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई। शारदीय नवरात्र के पहले दिन 17 अक्टूबर को प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस के दिन मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण की उत्तर प्रदेश सरकार शुरुआत करेगी। ये चरण 180 दिनों का यानी कि 14 नवंबर से शुरू होकर 21 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इसमें अब महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ बाल अपराध पर भी लगाम लगाने का काम किया जाएगा। बालकों की तस्करी पर भी पूरी तरीके से लगाम लगाने का काम होगा। इसके साथ ही साथ घरेलू हिंसा जैसे मामलों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अब अपनी तैयारी कर चुकी है। वाराणसी में बीएचयू के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के पुलिस कस्टडी से लापता होने के मामले की जांच राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी को सौंप दी है। एसपी सिटी वाराणसी विकास त्रिपाठी ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को ये जानकारी दी। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2021 को होगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के पुलिस कस्टडी से लापता होने के मामले में राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी है। इस बात की जानकारी राज्य सरकार के अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी। उन्होंने अदालत को बताया कि 29 अक्टूबर को राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। मामले की सुनवाई के दौरान वाराणसी के एसपी सिटी भी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 4 जनवरी 2021 तय करते हुए सीबीसीआईडी से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तलब की है। याचिकाकर्ता के पिता प्रदीप त्रिवेदी ने राज्य सरकार द्वारा सीबीसीआईडी को मामले की जांच सौंपे जाने पर कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा और उन्हें हाई कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। कोर्ट ने सीबीसीआईडी जांच का आदेश दिया है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय बस मिलेगा। इस मामले में जो है आज 5वीं सुनवाई थी और सुनवाई के क्रम में चूंकि माननीय मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई थी तो वो उनकी बेंच नहीं बैठी, तो मामला ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर के डिवीजन बेंच में गया। तो सुनवाई के क्रम में सरकारी अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 29 अक्टूबर को हमने इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने लिख दिया है सीबीसीआईडी को और मामले में सीबीसीआईडी जांच करेगी। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 4 जनवरी को हम अगली डेट लगाते हैं और तब तक मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि सीबीसीआईडी क्या जांच करके लाती है और उसके बाद हम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सीबीआई इंक्वायरी की हम बात करेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे छात्र शिव कुमार त्रिवेदी को वाराणसी पुलिस इसी साल 13 फरवरी को बीएचयू परिसर में एमपी थिएटर ग्राउंड से उठाकर ले गई थी। बीएचयू के ही एमए पास छात्र अर्जुन सिंह ने मैदान में अचेत अवस्था में छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के पड़े होने की जानकारी डायल 112 को दी थी, जिसके बाद डायल 112 के पुलिसकर्मी उसे उठाकर लंका थाने ले गए थे। लंका थाने में रखे जाने के बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका। सोशल मीडिया पर लापता छात्र शिव कुमार त्रिवेदी का पता लगाने की मुहिम शुरू हो गई। इस मामले में वाराणसी के रहने वाले हाईकोर्ट के वकील सौरभ तिवारी ने 18 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन लिखा था और उन्होंने इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई थी। चीफ जस्टिस ने इस लेटर पिटीशन पर जनहित याचिका कायम करते हुए सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। कोरोना संक्रमण के बीच संगम नगरी में लोगों के सिर पर त्योहारों का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग गीत संगीत के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान संक्रमण से सुरक्षा के उपाय भी किए जा रहे हैं। प्रयागराज के झलवा में लोगों ने कोविड के खतरे से बचने के लिए पीपीई किट पहनकर डांडिया नाइट में हिस्सा लिया और गानों की धुन पर खूब थिरके। लड़कियों ने भी मास्क लगाकर डांडिया में हिस्सा लिया। जिस तरह से कोविड चल रहा है, आज 6 से 7 महीने हो रहे हैं और हर कोई अपने घर में है। बहुत ही डिप्रेशन में भी कई लोग चले गए हैं, इतने दिनों से घर में बंद हैं। तो उनको देखते हुए एक छोटा सा शो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका नाम है द डायनेमिक डांडिया नाइट। और इस शो में ये अच्छा है कि जितने भी
यहाँ पे ऑडियंस आई थी, उन सभी ने पीपीटी किट पहन के परफॉर्म किया है विद सैनिटाइजर और मास्क के साथ सबने किया है। देवरिया में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। इस खबर को सुनने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने देवरिया बरहज मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र के अमाव गांव में 29 अक्टूबर को अनूप मिश्रा की कुछ दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी थी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अनूप की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने देवरिया बरहज मार्ग पर करुअना में सौ रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। काफी देर मशक्कत के बाद प्रशासन नाराज लोगों को मनाने में सफल रहा और जाम खुलवाया जा सका। अभियुक्तों में एक हिस्ट्री शीटर है, जिसके लिए सभी पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और सभी अभियुक्तों को गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाए। सुरक्षा की दृष्टि से पीड़ित परिवार को शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराया जाए। सरकारी अनुदान देने को लेकर के लोगों ने सांकेतिक रूप से डेड बॉडी को सड़क पर थोड़ी देर रखा। हालांकि साइड से ट्रैफिक निकलता रहा था, ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। तो मैंने और एडीएम प्रशासन ने जाकर के लोगों से वार्ता की और उनको बताया कि जो भी आपकी मदद है संभव प्रशासन से वो की जाएगी। उक्त अभियोग में 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शेष जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी पकड़ करके कार्रवाई होगी और उसमें उनका आपराधिक इतिहास देख करके गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई उसमें कराने की योजना है। पुलिस के मुताबिक 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही बचे सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दीपावली के मद्देनजर अयोध्या में 11 से 14 नवंबर तक भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस काम के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्वविद्यालय अपने 10,000 वॉलंटियर के साथ 13 नवंबर को राम की पैड़ी के 24 घाटों पर 6 लाख दीप प्रज्वलित करेगा। इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से टेंडर भी निकाले जा चुके हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय इससे पहले भी 3 बार दीपावली पर भव्य दीपोत्सव आयोजित कर चुका है, जिसके लिए विश्वविद्यालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। इस बार यहां 6 लाख तक दीपक जलाए जाने का लक्ष्य रखा गया, जबकि इससे पहले 4,26,000 तक दीपक जलाए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। कोरोना काल को देखते हुए इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि दीपोत्सव स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन इस तैयारी में जुट गया है कि दीपोत्सव के दौरान लगाए गए वॉलंटियर्स का बाकायदा पहचान पत्र बनाया जाए। आगरा जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को गैंगस्टर एक्ट के विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत ने विजय मिश्रा के 2 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा की अर्जी पर गैंगस्टर एक्ट की विशेष कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अर्जी में दलील दी गई है कि पूर्व में दोनों मकानों को सील करने का प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बगैर अदालत की अनुमति और मामले का निस्तारण हुए दोनों भवनों को ध्वस्त न किया जाए। कोर्ट ने चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर रिलीज एप्लीकेशन की सुनवाई चल रही है, लिहाजा उस पर कहा कि चूंकि गैंगस्टर एक्ट में ये दोनों मकान जो हैं किस प्रॉपर्टी हैं, लिहाजा इसमें जब तक इसके रिलीज की प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है और कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तब तक इस पर ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई पीडीए के लोग नहीं करेंगे। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।